नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम। और आज हम इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, इसके जो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। तो आप जाएंगे तो वहाँ पे सभी वीडियोस आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं और आपके लिए सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा समझते हैं डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जो आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले आप देख सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ था कि महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एंड लघुत्तम समापवर्तक जो कि आपका एलसीएम होता है, क्या उससे हम क्या समझते हैं, उसके उदाहरण दे करके समझाइए। तो जब मैं आपको स्टार्टिंग में जब कॉन्सेप्ट करा रहा था तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो आप वो वीडियोस देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, जैसे कि आपका अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं। तो इन सभी को मैंने जब कॉन्सेप्ट की वीडियोस करा रहे थे तब मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ था। तो आपको वो कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लेनी है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अदलागोत्री प्रश्न। जो मैं प्रश्न करा चुका हूँ वो मैं नहीं कराऊंगा, मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जो प्रश्न हो चुके हैं ऑलरेडी वीडियोस में तो आप उनको जरूर से देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है अतलग प्रश्न में ओवेनिस्ट गुणनखंड से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखना है। तो ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या होता है, यदि दो संख्याओं के गुणनखंड, अगर दो संख्याएं हमने ली और उसका जो गुणनखंड है जिसे हम अपवर्तक भी बोलते हैं लिखे जाएं, तो उन दोनों संख्याओं में से जो कॉमन आता है वही ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो संख्या हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 8 है। 4 के जब फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू में 2 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 8 के गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये फैक्टर आपके 8 के हो गए। अब इसमें से दोनों में से कौन सा कॉमन आएगा, ये दोनों संख्याएं हो गई, और दोनों संख्याओं में से कौन कौन कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक 2 कॉमन ये पेयर बन रहा है और एक ये पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आया, बराबर में हो गया 4। तो यही आपका ओवेनिस्ट है दोनों संख्याओं में। तो जो ओवेनिस्ट होता है उसे ही ओवेनिस्ट गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि के चरण बताइए। तो मतलब कितनी विधियों से हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं ये हमको बताना है। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन में आंसर में लिखेंगे महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां होती हैं। पहला एक गुणनखंड विधि, दूसरा आपका भाग विधि होती है। तो गुणनखंड विधि में क्या देखते हैं, पहले संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं, फिर दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से हम क्या निकालते हैं, उनमें से कॉमन जोड़े बना करके उनमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, भाग विधि में क्या करते हैं, तो ये मैं सब ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। ओके, तो भाग विधि में महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। मान लीजिए कि संख्या हमारे पास एक 4 है, एक मान लीजिए हमारे पास 32 है, तो हम इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या यानी 32 में भाग देंगे। ओके, प्राप्त शेषफल से पुनः, अब जो हमको शेषफल मिलेगा उससे हम पुनः प्रथम भाजक में भाग देंगे। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ले ली यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया 30। ठीक है, और हम इसमें जो डिवाइड कर रहे हैं वो मान लीजिए हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें से इस तरीके से, मान लीजिए इसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 7 28 होता है। ठीक है, तो 28 करेंगे। अब यहाँ पर कितना हमारे पास बचा, तो 2 बचा। अब ये जो यहाँ पर 2 बचा हुआ है ये तो आपका भाजक का काम करने लगेगा भाग विधि में, और यहाँ पर जो आपको यहाँ जो भाजक का काम कर रहा था यानी जो डिवाइडर का काम कर रहा था वो यहाँ पे डिविडेंट का काम करने लगा। यानी डिविडेंट मतलब ये हो जाएगा आपका भाज्य, हिंदी में बोलेंगे इसे भाज्य। ठीक है,
तो अब फिर इसमें 2 से हम भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 कट जाएगा, यानी कि ये जो 2 है यही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज के माध्यम से लिखी गई है जो कि मैंने आपको समझाया। तो यही कहा गया है कि प्राप्त शेषफल से पुनः प्रथम भाजक में भाग देते हैं। यह प्रक्रिया शेष शून्य तक चलती है, जब तक कि आपको शेषफल में शून्य ना मिल जाए। शेषफल में जब शून्य आपको मिल जाता है तो जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम में भाग लगा रहा होता है, वही आपका मासा होता है। ओके, चलिए, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मैंने और एग्जांपल लेके समझाया भी हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे 4 और 8 दोनों का हमने गुणनखंड करा, दोनों के गुणनखंड में हमने देखा कि दो दो हमारे 2 बार में 2 पेयर बन गए और यहाँ पर हमारा 4 बन गया, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, एचसीएफ। इस तरीके से देखिए यहाँ हमने भाग विधि में भी एक समझाया हुआ है, आपके लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, देखेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ, देखिए 32 और 40 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैंने कहा है। तो यहाँ पे जो 32 है उससे हम 40 में भाग देंगे, तो जो पहले भाग दे रहा होता है इसे हम डिवाइजर बोलते हैं, आपको बताया मैंने। इसे क्या बोलते हैं, इसे डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइजर है जो कि आपका डिविडेंड में भाग लगा रहा है। अब यहाँ पे भाग लगाया, तो भाग लगाने के बाद हमारा जो शेषफल के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है वो आपका 8 बचा, 8 शेषफल बचा। तो ये जो शेषफल है, फिर से ये जो शेषफल है ये अब भाजक का काम करने लगेगा, किसका, भाजक का, यानी कि डिवाइजर का काम करने लगेगा। और यहाँ पर जो 32 है, यहाँ पर जो आप 32 देख रहे हैं जिससे हम यहाँ पे भाग लगा रहे थे, ये आके यहाँ पे डिविडेंड का काम करने लगेगा, यानी कि ये भाज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ठीक है। तो भाज्य के रूप में रख लेंगे, फिर 4 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब ये जो 8 है यही हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो अतः 32 और 40 को, 40 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाग विधि से हम इसको निकाल लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा हुआ है कि लघुत्तम समावर्तक निकालने की विधि के चरण बताइए। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ये मैं ऑलरेडी जब कॉन्सेप्ट में कराया हुआ था तब मैंने आपको बताया था, महत्तम समावर्तक के भी बताया था, भाज्य भाजक ये क्या होते हैं, ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप प्रीवियस के वीडियोस देखिएगा जो कॉन्सेप्ट के कराए हुए हैं, पर जो मैंने नहीं कराया है वही मैंने यहाँ पे कराया हुआ है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक कौन सी संख्या होती है, कौन सी संख्या है, तो ठीक है। तो इसका आप देखिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज आपके लिए लिख दी है, वह संख्या या व्यंजक जो किसी दी हुई संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, दी हुई संख्या का अथवा व्यंजक का अपवर्तक यानी डिवाइजर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये जो 32 है, 32 का जो 4 है ये डिवाइजर है कि नहीं है, कंप्लीटली इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड कर गया 8 टाइम्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये से पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तो ये आपका डिवाइजर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब क्रियात्मक प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आपको मोस्टली सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि मैंने जो क्रियात्मक प्रश्न हैं उसमें आपको यहाँ पे कराने हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो आपके थे वो कॉन्सेप्ट के माध्यम से नहीं लिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा है, निम्न संख्याओं के अपवर्तक बताइए। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं आपको 2, 8, 15, 70, तो इनके आपको क्या बताने हैं, इनको अपवर्तक बताने हैं। अपवर्तक का मतलब हो गया आपको इनके डिवाइजर बताना है, क्या डिवाइजर बताना है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम देखेंगे तो इसके अपवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 का इसमें 2 में कौन कौन डिवाइड लगा देगा। तो यहाँ पर आपको पता है 1 2 में डिवाइड लगाता है और 2 2 में डिवाइड लगाता है। जैसे मान लो कि मैंने ये कहा ये 2 संख्या है, तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड लगा सकती है। तो पहला आपका 1 लगा देगा, 1 दूनी 2 होता है, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली कट जाएगा। और यहाँ पर 2 है तो 2 में 2 लगा सकता है भाग, तो 2 एकम 2, ये भी कंप्लीटली कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये 2 संख्याएं होंगी जो कि 2 में भाग लगा रही होंगी, तो वही तो अपवर्तक कहलाएगा जो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 के, तो 8 में आपका 1 भाग लगा सकता है, 2, 4, 8, ये सभी संख्याएं आपकी 8 में भाग लगा सकती हैं। इसी तरीके से 15 में देखेंगे तो आपका 1, 3, 5, 15 आप किस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो, इसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए 15 है,
ठीक है 15 है, तो 15 में पहले आप 1 से भाग लगाइएगा, यानी कि एक संख्या भाग लगाएगी और इधर से आप 15 लिख लीजिएगा, उल्टा के लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 15 लिख लीजिएगा। अब ये इधर से इधर चलेगा, ठीक है, ये इधर से इधर चलेगा और इसका इधर से इधर चलेगा। अब अगर मान लीजिए 15 आ गया, 15 में हमने फिर देखा कितने से भाग लग सकता है, 3 से, तो यहाँ पर 3 लगा देगा और तिपचे 15 यानी 5 बार कट गया ना, तो 5 इधर से आ जाएगा, ठीक है, 5 इधर से आ जाएगा। अब देखेंगे तो 15 में कौन भाग लगाएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 भाग लगाएगा, जिसको हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब 5 और 3 के बीच में जो संख्या होगी लगा सकती है भाग, तो पर 5 और 3 के बीच में कौन सी संख्या है, 4 है, 4 डिवाइड मारती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे, इस तरीके से हम इनके आसानी से निकाल सकते हैं, हमको दोनों तरफ से लिखना होगा, ठीक है। तो हम आसानी से इसके जो जितने भी आपके अपवर्तक हैं, जितने भी आपके डिवाइजर हैं, उन्हें आप आसानी से लिख पाओगे इनके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर 70 के देख लीजिए, वो तो आसानी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 में देखेंगे तो 70 में आपको क्या कहा, मैंने पहले भी कहा, इस तरीके डिवाइड मारिएगा। 1 का करोगे तो इधर से मान लो 70 काट गया, इधर से 1 काट गया, इस तरीके से। फिर आपने देखा कि 70 में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, तो 2 से लगा सकते हैं, 2 इधर आ गया, 35 इधर आ जाएगा, क्योंकि 70 2 से काटेंगे तो 35 और कट जाएगा। फिर हमने देखा कि 70 में कौन लगा सकता है भाग, तो यहाँ पर 5 भाग लगा सकता है, तो 5 लगा देगा, तो 5 इधर से लिख दिया और यहाँ से 5 कितने बार लगाएगा, तो 14 पंजे 70 यानी 14 बार लगाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 5 और 14 के बीच में कौन संख्या लगाएगी भाग, तो यहाँ पर देखेंगे तो 70 में आपका यहाँ पे 7 भाग लगा सकता है, तो 7 इधर से आ गया, 7 दाई 70 होता है। अब 7 और 10 के बीच में देखो कौन संख्या है 70 में भाग लगा सकती है, तो यहाँ पे कोई संख्या ऐसी नहीं होगी जो कंप्लीटली भाग लगा दे, तो यही सब कुछ आपका क्या हो जाएंगे, अपवर्तक हो जाएंगे, इसके डिवाइजर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइजर निकाल सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है, तो ये बोले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए इसको हम काट देते हैं। कहा हुआ निम्नलिखित में से 15 किस संख्या का अपवर्तक है, तो 15 जो है वो किस संख्या का अपवर्तक होगा, यानी कि अगर कोई अपवर्तक हम निकाल रहे हैं, तो अपवर्तक मैंने कहा था कि जो उसको टोटली डिवाइड कर देगा वही अपवर्तक उसका कहलाएगा। तो टोटली डिवाइड से कौन कर देगा, जिसमें भी 15 का भाग चला जाएगा वो आपका अपवर्तक होगा। तो मैं सभी का क्रम वाइज देख लेता हूं कि कौन भाग लगा रहा है, कौन भाग नहीं लगा रहा है, सभी का मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देखिए 15 उसी संख्या का अपवर्तक यानी डिवाइजर होगा जिसे वह पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। तो 15 में पहले हमने लगाया 15 से हमने भाग लगाया कितने में, तो हमने 3125 में लगाया, तो यहाँ पे 5 शेष बच गया, शेष नहीं बचना चाहिए, ये शेष बच गया, इसलिए ये इसका अपवर्तक बिल्कुल भी नहीं होगा। अतः 15 3125 का अपवर्तक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेष रिमाइंडर बच रहा है, जबकि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, आपको पता है। अब यहाँ पे ऑप्शन हम दूसरे में देखते हैं, जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको, कहा है कि 15 जो है वो 11,290 में भाग लगाएगा कम्प्लीटली। तो देख लिए मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ पे भाग लगा के आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये कम्प्लीटली भाग नहीं लगा रहा है, इसमें 10 रिमाइंडर बच रहा है। तो जब 10 रिमाइंडर बच रहा है तो ये इसका अपवर्तक बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये भी घट जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कितने का, तो यहाँ पे 15 का देखिए अगली वाली संख्या में, जो कि यहाँ पे दे रहा है कितनी, यहाँ दे रहा है ये आपका 1,51,290। तो 1,51,290 में देखिएगा, इसमें भी हमने भाग लगाया और भाग लगाने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर जो संख्या है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गई और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। अगर यहाँ पे हम देखेंगे शेष, तो शेष हमारे पास 0 बचा, तो 0 बचा तो अच्छा, ये इसका मतलब ये डिवाइजर कहलाएगा, क्योंकि इसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। 15 1,51,290 का अपवर्तक डिवाइजर है, क्योंकि यह संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज भी लिख देनी है एग्जाम में, ताकि जो आपके नंबर हैं वो अच्छी तरीके से आपको मिल सके, आपके एक भी नंबर ना कटे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगला देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त्य, यानी अपवर्त का मतलब होता है मल्टीपल, तो मल्टीपल लिखिए। तो ये जो संख्या दी गई है इनके 4 स्टार्टिंग के मल्टीपल्स आपसे लिखवाए हैं। जैसे 7 के अगर आप मल्टीपल देखोगे यानी अपवर्त देखोगे, तो यहाँ पे देख लिए अपवर्त को मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल यानी कि उनके जो गुणा के रूप में फॉर्म में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 7 का अगला कितना 14 होगा,
तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, ये 4 हो गए आपके। इसी तरीके 14 के देख लीजिए, 14 के 14, 28, 42, 56, 19 के देख लीजिए, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76, ये 19 के हो गए। इसी तरीके 37 के देखिए, 37 एकन 37, 37 दूनी 74, 37 दिया 111 और 37 चौका कितना हो गया 148 हो गया। तो इस तरीके से पूरे के सभी के यहाँ पे अवर्तक मैंने लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप, ये आपके पूरे अवर्तक लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपके अवर्तक लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे थोड़ा इसका जो लोगो है इसका थोड़ा ज़्यादा थोड़ा डार्क चल रहा है, अब की बार मैं इसको थोड़ा डिम कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए संख्या 14, 28, 35, 56 का भाग विधि से लसक ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी भाग विधि होती है जिससे लसक ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले हमने 2 से काटा सभी को, फिर हमने 2 से काटा, फिर हमने 2 से काटा, फिर 7 से, फिर 5 से, कंप्लीटली जब तक काटते जाएंगे जब तक कि हमें लास्ट में एक 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 ना मिल जाए, इस तरीके से ना मिल जाए, एक एक के फॉर्म में ना आ जाए सभी संख्याएं, तब तक हम इनको काटते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सभी को ले लीजिए साथ में, किसी को छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे पहले 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से काटा, 7 से, फिर 5 से, तो ये इन सबका गुणा कर दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 और 7 का गुणा करोगे तो 4 सत्ते 28, यानी 280 हो गया आपका। ठीक है, 280 हो गया, ये 280 लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपके जो लघुत्तरी प्रश्न थे वो मैंने आपको करा दिए, अतिलघुत्तरी वाले प्रश्न मैंने आपको करा दिए, सब कुछ समझा दिया। अगले वीडियो में मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दूंगा। तो इसी जब मैं बहुविकल्पी प्रश्नों करा दूंगा तो इसका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।